हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। और ये एक छोटू सा क्रिस्प वन शॉट इकोसिस्टम का, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ आएगा कि क्या एग्जाम में आ सकता है क्या नहीं, और मुझे किस तरीके से उस चीज़ को बहुत कम टाइम में 30 मिनट में कंप्लीट करना है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और स्टार्ट कर लेते हैं इस इकोसिस्टम टॉपिक को। लेट नहीं करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं पहले डिफरेंट सेट्स में, वो मैं आपको बता रही हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। भाई ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस के बीच में डिफरेंस आया हुआ है। ग्रेजिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, डेट्रिटस कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। डेट्रिटस फूड चेन में कौन इन्वॉल्व रहता है, कौन नहीं इन्वॉल्व रहता है, ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डेफिनेटली हम उन्हें पढ़ेंगे भी अभी। एक्सप्लेन ब्रूड पैरासाइटिज्म विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। अब ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, बट ये इसके और में आया था। ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर एंड द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजप्शन ऑफ हर्बीवर्स एज वेल एज डिकम्पोजर्स आर रेफर्ड टू एज व्हाट। तो ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वन शॉट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोलॉजिकल सिस्टम बट डू हैव सम लिमिटेशंस आल्सो। हाँ भाई, लिमिटेशंस बिल्कुल है। अब वो लिमिटेशंस क्या है आपको वो बतानी है। 2 नंबर का ये पेपर में आया हुआ है। असर्शन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्यों, कैसे? रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर इज नोन एज सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्यों, कैसे, ये आएगा तो ये आंसर करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन, ये चाहिए तो हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो जीपीपी एनपीपी वाला टॉपिक है, फूड चेन वाला, पिरामिड्स वाला एंड डिकम्पोजिशन। दीज आर द इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड डिकम्पोजिशन से जो है अभी तक आए हुए हैं। स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक से। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में हम बात करते हैं एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, एक नेचुरल इकोसिस्टम की। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो नेचुरल इकोसिस्टम है। फॉर एग्जांपल लेट्स से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर आप एग्जांपल्स लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जैसे कि आपके पास डेजर्ट है, ठीक है, आपके पास जंगल नॉर्मल, ठीक है, आपके पास माउंटेन, वैली, ये सारे आपके पास, और भी लिख सकते हैं, या सारे आपके पास क्या हो गए टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक में आपके पास बहुत सारे हैं, ओशियन, सी, है ना, एंड मेनी मोर यू कैन राइट हियर। आपके पास आर्टिफिशियल में आपके पास क्या आ जाते हैं यहाँ पे, आर्टिफिशियल पॉन्ड। देखो पॉन्ड नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। लेक्स नेचुरल भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं, ठीक है। और आपके पास एक्वेरियम भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। प्लस एग्रीकल्चर जो लैंड है वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आती है कि नहीं। पॉन्ड, लेक यहाँ पे भी लिख सकते हैं, रिवर भी आ सकता है, ये नेचुरल भी हो सकती हैं। क्लियर है? चलते हैं। लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम कौन सा है? एग्रीकल्चर। अगर क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम भाई कौन सा है? एग्रीकल्चर हमारे पास यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट है, एक तो बायोटिक और एबायोटिक। अगर स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात करूं कि इकोसिस्टम किन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो सबसे पहले इकोसिस्टम का एक इनपुट होता है, मतलब उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कुछ चीजें जो जा रही हैं वो क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनपुट में क्या आता है? प्रोडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो, बच्चों को ये समझ नहीं आता है, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये इसका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फ्रेम करता है। अगर जो चीज एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में से जा करके सिंक पे नहीं आएगी, ठीक है। सोर्स से सिंक में आना बहुत जरूरी होता है, तो वो ट्रांसफर यहाँ पर बहुत जरूरी है। देन आउटपुट क्या है? जो भी एनर्जी डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस, ये क्या है यहाँ पर? आउटपुट इसका है। तो ये चीजें आपके इकोसिस्टम को फ्रेम करती हैं, उसका स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट है इकोसिस्टम में ये 2 कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली देखो, अगर मैं लोअर लेवल पर देखूं, ठीक है, स्ट्रक्चर में मैं देखूं स्ट्रैटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपने देखा है ग्रासेस बनी रहती हैं, ठीक है। ग्रासेस के पास और यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे आपने देखा होगा प्लांट्स ऐसे ऐसे यहाँ पे रहते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर क्या रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं। फिर यहाँ पे क्या रहती हैं, श्रब्स रहती हैं। क्या रहती हैं? श्रब्स रहती हैं। फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े बड़े प्लांट, फिर उससे बड़े बड़े प्लांट, ठीक है, उससे बड़े बड़े प्लांट। तो आपने देखा एक लेवल पर ये ऑर्गेनिज्म, 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 और एक लेवल पर ये ऑर्गेनिज्म। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिफरेंट स्पीशीज का। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्राटा,
जो ट्रीज है वो टॉप वर्टिकल स्ट्राटा ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑफ अ फॉरेस्ट, श्रब्स जो है वो सेकंड, ऐसे करके धीरे 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 डिफरेंट बॉटम लेयर्स में, इसी को हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड एज स्ट्राटिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो प्राइमरी और एक आपके पास आता है सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की होती क्या है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, क्या ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में ऑर्गेनिक मैटर जो भी बन रहा है या बायोमास, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दैट इज डन बाय द प्लांट, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनके द्वारा जो बन रहा है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। अब मान लो इस प्लांट को एक टिड्डे ने खा लिया, इस प्लांट को एक कबूतर ने खा लिया, या किसी ने भी खा लिया इस प्लांट के प्रोडक्ट को, तो अब वो जो एनर्जी उस कबूतर को जब कोई खाएगा तो उस कबूतर में जितनी भी कैलोरीज हैं वो एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, आप इस कंज्यूमर ने उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो जो एनुअल, अरे यार यहाँ पे तो मुझे आपको एनपीपी बताना है पहले। देखो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बता देती हूँ क्या होता है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, जीपीपी एंड एनपीपी क्या है, प्लस एक फॉर्मूला याद रखो, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। व्हाट इज आर? आर इज हियर रेस्पिरेटरी लॉस, क्या है ये? रेस्पिरेटरी लॉस यहाँ पर है। क्लियर? ओके, तो जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी एंड आर इज इक्वल्स टू यहाँ पर रेस्पिरेटरी लॉस। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? देखिए मान लो अब यहाँ पे ये क्या वर्ड है, इसका मतलब है प्राइमरी, तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी ही है दोनों। ठीक है, मान लो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट हैं और इन्होंने जो सॉइल है उसमें से बहुत सारा न्यूट्रिएंट उठाया और उसको प्रोड्यूस किया। अब जो भी खाना यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इस जीपीपी को, इसको जो भी यहाँ फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, जो भी यहाँ फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है दैट इज क्या? जीपीपी। अब क्या होता है, इस जीपीपी को प्लांट जो है वो यूज कर लेता है खुद के लिए, किसके लिए? खुद के लिए यूज करता है। ठीक है, उसको खुद के लिए जो यूज करता है उसको बोलते हैं हम आर। ठीक है, तो जब जीपीपी में से आर माइनस कर दिया, तो जब प्लांट ने खुद के लिए कुछ एनर्जी, कुछ मैटर यूज कर लिया, उसके बाद वो क्या बचता है? एनपीपी। तो क्वेश्चन आपका यही समझाने किससे रिलेटेड आ सकता है या इस फॉर्मूले से रिलेटेड यहाँ पर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है एनुअल एनपीपी, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, इससे आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या समझा इसके बारे में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लांट है, इधर क्या है भाई? देखो इधर प्लांट है, प्लांट को मान लो एक इंसान ने, एक ये क्या बना दिया मैंने, इंसान ने, हाँ एक इंसान ने खाया, हर्बीवर मान लो ले लेते हैं, गाय ले लेते हैं। ठीक है, गाय के 4 पैर और ये कान बना दो उसके। ठीक है, गाय ने इस प्लांट को खाया, इसके पास क्या है? जीपीपी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसके पास जो भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी उसमें से आर सब्ट्रैक्ट करो, प्लांट के पास बचा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये जो कंज्यूमर खाएगा ना, ये जो हर्बीवर, ये नेट प्राइमरी एनपीपी को लेगा, समझे? सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर एंड द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजप्शन ऑफ हर्बीवर्स। तो जो जानवरों के लिए बायोमास अवेलेबल है वो क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नॉट जीपीपी। जीपीपी तो जो पूरा बना था लेकिन उसमें से कुछ प्लांट ने खुद के लिए भी यूज कर लिया, बचा हुआ ही जानवर को मिलेगा। ठीक है, तो देखो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स नहीं लिखा है या प्रोड्यूसर्स नहीं लिखा है। ठीक है, तो
कंज्यूमर लिखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, बचे ये दोनों, इन दोनों में से चेक करना है। एंड द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजप्शन ऑफ हर्बीवर्स एज वेल एज फॉर द डिकम्पोजर्स। अब जो भी बचा है वो क्या है भैया, यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे क्या है, इसकी बात कर रहे थे, जो एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, वो 170 बिलियन टन होती है अगर हम एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों की मिलाएं। एक्वाटिक की बेटा बहुत कम है, जबकि आपको पता है धरती का 70% स्पेस हमारा पानी वाला सिस्टम जो ऑक्यूपाई करता है, एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम 30% ही ऑक्यूपाई करता है। एनपीपी यहाँ पर 155 बिलियन टन है, दो वो सिर्फ 30% अर्थ का एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, फिर भी 115 बिलियन टन है इसका बायोमास का प्रोडक्शन, और इसका सिर्फ 55 बिलियन टन है। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ लेस एनपीपी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम? क्योंकि सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच पाती है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी स्लो होता है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट भी कम होती है, उसकी इंटेंसिटी भी वहां पे कम होती है, ड्यूरेशन कम ड्यूरेशन के लिए भी वहां पे पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये रीजंस यहाँ पर हैं। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन ये वाला मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन की, तो बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर डिकम्पोजिशन को, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ना बनेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये डेड मटेरियल कोई भी पड़ा हुआ है, ठीक है। डिकम्पोजर्स और डेट्रिटिव वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, डिकम्पोजर्स एंड डेट्रिटिव वर्ड्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। डेट्रिटिव वर्ड्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, ये तीनों में डिफरेंस होता है, तो ध्यान से सुन लेना। डेड मटेरियल जो ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसको क्या करेगा, ये जो डेट्रिटिव वर्ड है ये इसको खा जाएगा, अपने पेट में ले जाएगा, ये पेट में ले जाने के बाद उसको ब्रेक करेगा, उसको फ्रेगमेंट में तोड़ेगा, समझे। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, उसका डाइजेशन होगा और वो एक्सक्रीट कर देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसका फ्रेगमेंट जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बन गया है, या इसको हम फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स बोल सकते हैं, या इसको हम लार्ज, इन फ्रेगमेंट पार्टिकल्स में लार्ज सरफेस एरिया है। अब जो रिमेन है फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स, जो भी रिमेनिंग फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स यहाँ पर बचे हैं, उनके दो काम होंगे, उनका या तो लीचिंग होगा या उनका और कैटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे फ्रेगमेंटेड पार्टिकल है। तो डेट्रिटिव वर्ड्स, जो अब डेट्रिटिव वर्ड्स हैं, वो और क्या करेंगे, दे विल सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन fragmented particles and break down into simple organic and inorganic substance। या डिकम्पोजर्स भी ये काम कर सकते हैं। तो कैटाबॉलिज्म, दैट इज रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, इज नोन इज डिफरेंट। अब कैटाबॉलिज्म डिफरेंट होगा, कोई सब्सटेंस कैसा है कैसे, उस पर डिपेंड करेगा। अब कुछ फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स जो कि पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि शुगर एंड सम इनऑर्गेनिक मटेरियल, शुगर क्या है ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये जाएंगे मिट्टी में और वहां पे परकुलेटिंग, जो पानी जा रहा है पानी के साथ नीचे जमीन में जाते जाएंगे, एंड दे विल बी अवेलेबल एज अनअवेलेबल सॉल्ट, और इनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा ऑफ सॉल्युबल, जो भी ये सॉल्युबल फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्युबल फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ये कैसे होंगे, एज अनअवेलेबल सॉल्ट अवेलेबल होंगे, इसको बोलते हैं हम लीचिंग। क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं। तो कैटाबॉलिज्म जो है, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ह्यूमस फॉर्मेशन में यूज होगा, जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, ये काफी स्लो धीरे धीरे होता है। इट इज डार्क अमॉर्फस एंड लेस डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये काफी ज्यादा डार्क डिकम्पोज्ड एंड लेस ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे है। सेल्यूलोज जो है बेसिकली उसको बोला जाता है, सेल्यूलोज भी इसमें प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। इसमें रेजिन्स, गम्स एंड टेनिन्स बहुत ज्यादा होते हैं, एंड दे आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट माइक्रोबियल एक्शन। कौन, ह्यूमस, ह्यूमस इज अगेंस्ट माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैटर जो भी है ये एज मिनरल्स की तरह आपको मिट्टी में मिलेंगे, एंड जो होता है ह्यूमस वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर यहाँ पर होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन, इसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। काफी धीरे और काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। डिकम्पोजिशन जो है इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए। तो सीओटी में लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था सिर्फ इस एक लाइन से, जो कि बच्चों ने गलत कर दिया था मेजॉरिटी, और चैलेंज भी कर रहे थे कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है ये बेटा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल। अगर देखो ऑक्सीजन होगा तो डिकम्पोजिशन भी फास्ट होगा, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो डिकम्पोजिशन भी यहाँ पे स्लो हो जाएगा।
ठीक है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, कि कितने जल्दी डिकम्पोजिशन होगा ये किस पर डिपेंड करेगा कि केमिकल कंपोजिशन कैसा है डेट्रिटस का, प्लस क्लाइमेटिक फैक्टर्स यहाँ पर कैसे हैं। डिकम्पोजिशन है वो काफी धीरे धीरे होता है। डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, अगर काइटिन एंड लिग्निन है तो ये थोड़ा धीरे होगा। जल्दी कब होगा, जब इसमें नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पर होंगे, ठीक है। सो जैसे कि शुगर्स ऐसी कुछ चीजें होंगी तो आपका डिकम्पोजिशन जल्दी जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो कैसे होता है। देखो सूरज देवता से एनर्जी आई, ठीक है, इसमें से कुछ 50% जो है उसको हम PAR बोलते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसको प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं, कैप्चर्ड बाय द प्लांट, उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब 2 से 10% को, मतलब देखो पूरी सन से जो भी एनर्जी आ रही है उसका 50% हो गया PAR। अब PAR का 2 से 10% जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स यूज कर लेते हैं, सॉरी ऑटोट्रॉफ्स उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर्स, देखो ये प्लांट्स ने यूज कर ली 2 से 10%, अब इनको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हर्बीवर्स हैं, हर्बीवर्स को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ऐसे ऐसे ये जो एनर्जी है वो फ्लो होती जाएगी, प्लस ये एक डायरेक्शन में ही फ्लो होती है, इट इज यूनिडायरेक्शनल ऑलवेज, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो ये जो स्मॉल वर्ल्ड है ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, सन के ऊपर यहाँ पर डिपेंड है। अब देखो आगे, एनर्जी फ्लो जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो करता है। कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो जो है ये फॉलो करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी यहाँ पर 2 लॉज हैं हमारे, मैं फिर बताऊंगी कैसे सेकंड कैसे फर्स्ट। पहला लॉ कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। तो आपको पता है यूनिवर्स में एनर्जी ना ही बन रही है ना ही खत्म हो रही है, बस वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती जा रही है, किसी डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफर हो रही है, इतना ही। लेकिन जब भी वो किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट होती है, खर्च होती है। वो बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि व्हेनेवर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा भाई खर्च हो जाती है। So energy transfer occur unless and until it is accompanied by degradation of energy while transferring। तो जो वो 10% लॉ है वो सेकंड लॉ यहाँ पर फॉलो करता है, ठीक है। हाँ लेट मी सी, मैंने वो बनाया है 10% वाला कि नहीं, एक सेकेंड, आई गेस नहीं है, एक सेकेंड मैं बना देती हूँ उसको यहाँ पे, ठीक है। देखो जब भी वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब भी यहाँ पर जाएगा, ठीक है, मान लो आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स के पास मान लो 1000 किलो कैलोरी यहाँ पर है, ठीक है, और इसको एक हर्बीवर ने खाया, ठीक है, हर्बीवर ने ये कंज्यूम किया, तो इसके पास जो 90% जो है वो लॉस होगी और वो 10% ही है जो आगे यहाँ पर ट्रांसफर होगी। इसको बोलते हैं 10% एनर्जी लॉ, ठीक है। और प्लस ये दिया था लिंडेमैन, एक साइंटिस्ट थे, इट वाज गिवन बाय लिंडेमैन, जिन साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब इसके पास कितनी आ गई भाई, 100 किलो कैलोरी। अब ये जाएगी एक कार्निवर के पास, ठीक है, तो इसके पास कितनी बचेगी, 90% फिर से वो डिसिपेट हो जाएगी, 10% यहाँ पर बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया इसका 10% निकालो, 100 का 10% निकालो, कितना हो जाता है, ये 10 किलो कैलोरी, ठीक है। बस ऐसे फिर 1 किलो कैलोरी बचेगी। सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर जब भी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है तो वो 10% लॉ फॉलो कर रही है। अब यहाँ पे देखो फूड चेन क्या होता है कि कोई वन बीइंग ईटन बाय अदर, ठीक है। अब बहुत सारी फूड चेन, मैनी फूड चेन जो हैं वो इंटरकनेक्ट हो जाती हैं बेस्ड ऑन फूड अवेलेबिलिटी, कि क्या खाने को है, वो अपना खाना चेंज कर लेते हैं, एंड टेस्ट के ऊपर।
और वो जब इंटरकनेक्ट होती हैं तो बनती हैं क्या, फूड वेब वो बना लेती हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये जो फूड चेन है ये रादर इट रेयरली एग्जिस्ट इन नेचर, रेयरली एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में बहुत मुश्किल से ही यहाँ पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं करती एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ, मैं बता देती हूँ। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों के हैं। प्रोड्यूसर्स पहला ट्रॉपिक लेवल जिसमें प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एक्वाटिक में आपके पास फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पर हैं, ठीक है। और ग्रास ट्रीज आपके एग्जाम्पल्स हो गए उसमें, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल में हो गया, ये ये एक्वाटिक में, ये टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं आपके हर्बीवर, बट जो ये लेवल है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल है। जू प्लैंक्टन्स आपके एक्वाटिक में जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, ग्रासहोपर्स एंड काउस के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कार्निवर, बर्ड्स, फिशेस एंड वुल्फ। टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, टॉप लेवल कार्निवर, मैन एंड लायन जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर्स में यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एज सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो ये हमारे पास तीन तरीके के हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेस पर, बायोमास के ऊपर एंड एनर्जी ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो तीन लेवल बेसिस पर हमें पिरामिड्स को पढ़ना है। सो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी हो सकता है, इट कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो एंड इट कैन बी क्या, इट कैन बी अपराइट ऑल्सो। अपराइट का मतलब होता है एस राइट ऐसा, ठीक है, जैसे कि ये बना हुआ ट्राइंगल, ठीक है। तो मतलब जो नंबर है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, जो नंबर ऑफ घास है, ठीक है। और इन्वर्टेड ये कहाँ पे होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। भाई एक्वाटिक या कौन से इकोसिस्टम में ये उल्टे हो जाते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, कहाँ पर ये उल्टे होते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड्स की बात करें वहां पर, ये कहाँ पर जो है इनका नंबर जो है वो अलग यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ओनली 3 टॉप कार्निवर्स आर सपोर्टेड इन इकोसिस्टम। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो देखो आप यहाँ पे ज्यादा है, फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और ये सॉरी धीरे धीरे यहाँ पर ये कम होते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लेती हूँ। देखो एक एग्जाम्पल आप ट्री का भी ले सकते हो, ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हो एक फॉरेस्ट में, ठीक है। मान लो एक पेड़ है, उस एक पेड़ के ऊपर 4 बर्ड्स बैठी हैं और 4 बर्ड्स के ऊपर 8 टिक्स बैठी हैं। तो ये नंबर ऑफ पिरामिड क्या हो गया भाई, इन्वर्टेड हो गया यहाँ पे, है ना। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स आर लेस देन नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन्स। ये अगेन यहाँ पर उल्टा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। और फिर जो बड़ी वाली फिशेज हैं वो और कम हैं, काइंड ऑफ दैट। तो ये तो अपराइट हो जाएगा, ठीक है, ये तो अपराइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आपके पास है पिरामिड ऑफ बायोमास, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, बेसिकली बायोमास की मैं बात कर रही हूँ। जो पिरामिड ऑफ बायोमास है आप उसको देखो, बायोमास को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बायोमास को, और इसको अगर ड्राई वेट मेजर करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है एज कंपेयर टू लिक्विड वेट, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे ईयर इनवर्स, और हम इसको किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स, ऐसे हम मेजर ये कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बायोमास में भी आपके पास ये आपका टेरेस्ट्रियल में है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमरी जो घास पेड़ हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो उनका जो बायोमास है वो ज्यादा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एज कंपेयर टू उनको खाने वाले बकरियां को लेवल कम है, फिर शेर और कम है, तो टोटल बायोमास जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है ऊपर की तरफ। और ऐसे ही एक्वाटिक, बेटा यहाँ पे डाल लो, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास है वो यहाँ पे इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। अब देखो जूप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स को देखो, फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास ये तो छोटू से होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास तो यहाँ पे बहुत ही कम होगा, जूप्लैंक्टन्स का उससे थोड़ा ज्यादा होगा, उसको खाने वाली जो बड़ी बड़ी मछलियां उनका और ज्यादा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये है, और यहाँ पे लिख लो ये एक्वाटिक इधर आएगा, इधर आप इरेज कर लो, आप एक फॉरेस्ट या ट्री में आप इन्वर्टेड पिरामिड दिखा सकते हो जंगल में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, पिरामिड ऑफ बायोमास का मैंने ये बता दिया, ये याद रख लेना, एक असर्शन रीजन है, आप ये देख सकते हो।
नेक्स्ट आपके पास पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा कैसा होता है, इट इज ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा सीधा रहता है, कभी उल्टा नहीं रहता, ठीक है, ये हमेशा सीधा रहेगा, क्योंकि आपको पता है 10% लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है, यहाँ पे इसकी 10% आगे, इसका 10% आगे, इसका 10% आगे, ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे ही जाएंगी। लेकिन आपको पता है पिरामिड्स के कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन क्या है, ये बेसिकली हर एक स्पीशी को अकाउंट नहीं करता है, मतलब it do not take account the same species belonging to 2 or more trophic level, ठीक है, do not account same species belonging to 2 or more trophic levels, ठीक है, क्लियर, ओके। क्योंकि देखो 2 स्पीशीज हैं, अगर वो 2 डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है, मतलब 2 डिफरेंट एरिया से मैच कर रही हैं, तो ये काउंट नहीं करेगा, ये उनको एक्सक्लूड कर देगा, ये इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। इट अज्यूम्स ओनली सिंपल फूड चेन, ये फूड वेब को अकाउंट नहीं करता है, तो ये भी एक यहाँ पे लिमिटेशन यहाँ पर है, ठीक है। और डू नॉट एनी प्लेस टू सैप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स को इसने कोई जगह यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है, कोई इसने जगह नहीं दी है पिरामिड में। ये इसके 3 तो जो है वो मेन यहाँ पर हम कह सकते हैं इधर इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस यहाँ पे हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एंड ये एक डायग्राम है, ये देख लो, स्टडी द डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास एंड नेम द, ये बहुत ईजी है भाई, अभी हम पढ़ के आए, यहाँ पे आप लिख दो फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो लार्ज फिशेस जो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, या हम जू प्लैंक्टन्स यहाँ लिख दो, वो कम है लेकिन बड़े हैं, तो उनका बायोमास क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्लियर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आपको अडैप्ट डाउनलोड करना है, अडैप्ट डाउनलोड करके वहाँ से संजीवनी बैच परचेज करना है जो कि फ्री है, वहाँ पे आपको ये PDFs मिल जाएंगी, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इस मेल ID पर neelam.rajput@adda247.com, ठीक है, आप मुझे इधर भी मेल कर सकते हैं, ओके। और अड्डा ऐप डाउनलोड करके बायोलॉजी बाय नीलम मैम की कम्युनिटी को फॉलो कर लो, उधर भी आपको मिल जाएंगे। एंड प्रतिज्ञा लॉन्च हमारा हो गया है, सो इनरोल करने के लिए यू कैन यूज अ कूपन कोड NEE20 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट, अपनी सीट को सिक्योर करो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।